हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट का हम लास्ट यूनिट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 4। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, कि हमें मैनेजमेंट कंट्रोल करना है तो उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्पेक्ट्स कौन से हैं। अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। सेकेंड पॉइंट आपको बताना चाहिए इंफॉर्मेशन क्या होती है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम फिर हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम क्या होता है। System may be defined as a set of interrelated elements that operate collectively to accomplish some common purpose. कुछ कॉमन पर्पस या गोल तक पहुंचने के लिए जो इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, जो कलेक्टिवली ऑपरेट करते हैं, दैट इज अ सिस्टम। ये सिंपल सिस्टम मॉडल है, मतलब आपने इनपुट डाली, उसको प्रोसेसिंग हुई, देन आपके पास आउटपुट आ गई। बट जब आपके पास सिस्टम हो बहुत सारे इनपुट्स और आउटपुट्स का, उसकी फोटोग्राफ ये है कि बहुत सारे इनपुट्स हैं, वो सारी प्रोसेस हो रही है, देन बहुत सारे आउटपुट्स आ रहे हैं। तो जो सिस्टम है वो मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। सिस्टम ऑटोमेटिक भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमारा सेकंड एस्पेक्ट आ जाता है कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन इज डाटा दैट हैव बीन पुट इनटू अ मीनिंगफुल और यूजफुल फॉर्म। इन्फॉर्मेशन और डाटा में क्या फर्क है। डाटा मतलब सिंपल रॉ डाटा, बट जब हम उसी डाटा को एक तरह से ऐसे प्रेजेंट करते हैं ताकि उससे कोई प्रॉपर मीनिंग ड्रॉ किया जा सके या फिर एक यूजफुल कंटेक्स्ट बन सके, दैट इज इंफॉर्मेशन। और जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल ऑफ सम फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन बनाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो हम बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करते हैं और इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले सकें, दैट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इंफॉर्मेशन से क्या होता है कि जो अनसर्टेनिटी है किसी भी इवेंट की या कोई भी सिचुएशन वर्सन होने की, वो जो अनसर्टेनिटी है वो रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ये इतना कंसिडरेशन में मत लेना क्योंकि इस पे कोई इतना डाटा अवेलेबल नहीं है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशंस। अभी हमें मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम समझना है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा। एक तो आपको मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम में ये डायग्राम समझ के आनी है कि आप सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स मेयर्स या टारगेट्स को सेटअप करेगी, देन उन पे प्लान एंड एग्जीक्यूशन करेगी, उसके बाद मॉनिटर करेगी, देन उस पर एवेल्युएशन एंड रिवॉर्ड करेगी, और साथ में फीडबैक एंड लर्निंग तो साथ में प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है जो चलता रहेगा। तो सेटिंग अप गोल्स, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, इवेल्युएशन एंड रिवॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है हमारा। तो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम is a set of formal and informal systems to assist management in coordination of various activities functions of an organization, ताकि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो अचीव कर सके जितने भी सेटअप गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मतलब प्रॉपरली मैनेज करना और कोऑर्डिनेशन करना और कंट्रोल करना, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। अ कंट्रोल सिस्टम इज सो डिजाइन टू ब्रिंग यूनिटी आउट ऑफ द डाइवर्स एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एमसीएस दैट इज मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का कितना बड़ा साइज है, किस ऑपरेशंस में वो काम कर रही है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल सेंटर्स हैं, क्या लोग काम कर रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, वो सारी इफेक्ट डालती हैं मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम पे। अब आपको पता है कि हायरार्की होती है। हायरार्की में क्या होता है, सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट होती है, ठीक है। हर एक लेवल पे आपको अलग टाइप का डाटा रिक्वायर्ड होता है। टॉप लेवल पे आपको चाहिए टैक्टिकल डाटा, जो टैक्ट्स वाला डाटा होता है, मिडल पे चाहिए स्ट्रैटेजिक डाटा, और जो लोअर लेवल होता है उस पे चाहिए ऑपरेशनल डाटा। सो ये डाटा भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। और जो आपका टाइप ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है वो दो कैटेगरीज में आ सकता है, या तो आप फॉर्मल कंट्रोल कर रहे हो या आप इनफॉर्मल कंट्रोल कर रहे हो। और बहुत सारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं जिससे आप मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हो। अभी वो टेक्निक्स क्या है, कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्या है। प्रॉपर ऑब्जर्व करके, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स एंड डाटा सेटअप करके, एग्जाम्पल सेटअप करके, स्टैंडर्ड कोचिंग सेटअप करके, और रिटर्न इंस्ट्रक्शन सेटअप करके। और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स है। मॉडर्न टेक्निक्स में क्या आएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट्स करवा रहे हो आप, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ रहा है, पर्ट सीपीएम आ रहा है, ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं। अब आपको इस यूनिट में ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये नहीं समझ आ रहा होगा कि किसके अंडर क्या चीज़ है। तो आपको एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन आपको पता है क्या होती है, सिस्टम आपको पता है क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन का हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि ताकि हम मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकें। और हर एक लेवल पे अलग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है,
तो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का हमने छोटा सा प्रोसेस देख लिया क्या होता है, और ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हर एक लेवल पे अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, और कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, फॉर्मल कंट्रोल भी कर सकते हैं और इनफॉर्मल कंट्रोल भी कर सकते हैं। और कुछ हमने टेक्निक्स पढ़ी मैनेजमेंट कंट्रोल करने की, मॉडर्न टेक्निक्स एज वेल एज द ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और इसका मीनिंग एंड मैथडोलॉजी क्या है। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस यूनिट का और सबसे इजी टॉपिक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? अब आपने एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल कर दिया, भाई अभी जो प्रॉफिट होएगा, लॉस होएगा, कॉस्ट होएगा, वो तेरी जिम्मेवारी है, मतलब वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस चीजों के लिए क्या है, अकाउंटेबल है। मतलब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड कर दिया कि हाँ तू रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये चीज हो गई। ठीक है, अब आप डेफिनेशन देखो इस चीज की क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ कंट्रोल सिस्टम वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू अ इंडिविजुअल to achieve the accounting objectives. Here the responsibility is direct one and visible कि इस डिपार्टमेंट का तू हेड है और तू रिस्पॉन्सिबल है. It is a goal to help management with planning, reaching and control the responsibility centers of a firm. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना दिए जाते हैं कि वो पर्सन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये छोटी सी एग्जाम्पल लिखी हुई है. फॉर एग्जाम्पल ए मैनेजर है किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसको आपने काम दे दिया कि आपको बजट बनाना है. तो बजट उसके कंट्रोल में है. अब कितनी स्पेंडिंग हो रही है, कितना बजट है, क्या एरर है, जो भी है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल है. अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करें तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक वहां पे प्रॉपर अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर नहीं होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे ही नहीं सकते. तो क्लियर मेजर्स होने चाहिए, क्लियर इवेल्युएशन होनी चाहिए, अकाउंटिंग मैनेजर होना चाहिए, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को भी सेपरेटली एड्रेस करना चाहिए. ये नहीं कि कोई बाढ़ आ गई हम उसको रिस्पॉन्सिबल कर दें. भाई अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं ना बहुत सारे, उनको सेपरेटली भी रखना चाहिए कि हाँ ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं. तो भी सक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किस चीज पे डिपेंड करेगा कि प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉपर सेंटर्स हो, प्रॉपर रिलेशनशिप हो बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन है तो प्रोडक्शन का हेड, आप उसको बोल दो कि आपको ना अकाउंट्स का काम करना है, तो मतलब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है दैट शुड बी पैरेलल विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अब ये ना चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है ना, दैट कुड बी कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर. ये अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. तो बेसिकली आपके 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर या फिर इन्वेस्टमेंट सेंटर. अभी मैं आपको बताती हूँ. तो स्टेप्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के. आप डिफाइन करोगे सेंटर्स, सेटअप करोगे टारगेट्स, ट्रैक करोगे परफॉर्मेंस, कंपैरिजन करोगे, रीजंस फाइंड आउट करोगे, उसके बाद प्रॉपर एक्शंस लोगे कि जो भी उसमें वेरिएशंस आ रही हैं. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग लेज एम्फेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स फॉर पर्संस एंड डिविजन्स. एंड वो जो पर्संस है वो उन चीजों के लिए क्या हो जाते हैं, अकाउंटेबल हो जाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगी, डिसेंट्रलाइज्ड. जिन ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ही बंदे के हाथ में है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड्स बना ही नहीं सकते. ठीक है, तो जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी वहीं पे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कर सकते हैं. द क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, रिव्यू एंड अप्रेजल, ये सब डिपेंड करता है कि किस टाइप की हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के अंडर, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बेसिकली 4 होते हैं. वो 4 हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं, कॉस्ट सेंटर, रिवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर. ठीक है, तो responsibility center is a subunit of an organization under the control of a manager who is held responsible for the activities of that center. तो अगर आप अपने मैनेजर को सिर्फ कॉस्ट के लिए अकाउंटेबल कर रहे हो देन इट इज अ कॉस्ट सेंटर, और अगर उसे रिवेन्यूज के लिए सिर्फ अकाउंटेबल कर रहे हो देन योर मैनेजर इज अ रेवेन्यू सेंटर. बट अगर आप उसको कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू, क्योंकि उसी पे रिवेन्यू और कॉस्ट पे आपका प्रॉफिट डिसाइड होता है, देन दैट मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट सेंटर. और अगर आप कॉस्ट रिवेन्यू तो कर ही रहे हो, साथ में आप उसको इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स के लिए भी कर रहे हो, देन ही इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर. तो इन्वेस्टमेंट सेंटर में बेसिकली जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो हम लेते हैं आरओआई, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है. अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के साथ कोलैप्स होना, मतलब पैरेलल होना. ठीक है, अगर कोई स्मॉल ही फॉर्म है तो उसमें एक इंडिविजुअल या कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा या मैनेज करेगा हर एक चीज को. बट अगर एक लार्ज फॉर्म है और वो बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइडेड है, तो हम हर एक डिवीजन का एक बना सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कर सकते हैं. और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम है दैट शुड बी पैरेलल विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर.
ठीक है। और जितनी भी लार्ज कंपनीज हैं जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के प्रोडक्ट्स या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं, तो सेपरेट सेपरेट डिविजन्स के सेपरेट सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाना है, तो आप आइडेंटिफाई करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन सा बनाना है, डेलीगेट करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने कंट्रोलेबल हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस उनकी कैसे इवैल्यूएट करोगे, उसका क्राइटेरिया स्टैब्लिश करोगे, उसके बाद कॉस्ट एलोकेशन बेसिस को डिफाइन कर दोगे। अब जो आप कॉस्ट कंट्रोल करने का कोशिश करोगे, आप क्लियर होनी चाहिए कि जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो वो आप एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहते हो या फिर रिलेटिव कंट्रोल चाहते हो। और एक चीज मैंने आपको हमेशा बताई है, जब भी मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में पहले भी बताया था कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, आप उन चीज़ों के लिए मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, और आप ऐसे बजट सा बना देते हो, कंट्रोलेबल कॉस्ट लिख देते हो, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट लिख देते हो, ठीक है, और इसमें एक्चुअल और बजट लिख देते हो कि एक्चुअल ये है, आपने बजट इतनी की थी, उसमें से डिफरेंस इतना रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस हमारा सिलेबस, दैट इज ट्रांसफर प्राइस। अब ट्रांसफर प्राइस के मेथड्स क्या है, ट्रांसफर प्राइस होता क्या है। अब इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये है कि ट्रांसफर प्राइस इज अ प्राइस एट विच डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी, सेम कंपनी में ट्रांसफर करते हैं गुड्स फ्रॉम वन टू अनदर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर जिस प्राइस पर गुड्स ट्रांसफर होती हैं, दैट इज द ट्रांसफर प्राइसेस। दिस टर्म ऑल्सो कम्स टू प्लेस व्हेन द टाइम ऑफ प्राइसिंग एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को या एफिलिएट को दे रही है, तो इसमें ये सब हो गया ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई कंपनी में एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक दूसरा डिपार्टमेंट, वो अपने गुड्स दूसरों को दे रही है, वो मतलब वो सब चीजें क्या होगी, ट्रांसफर प्राइसिंग होगी। इसमें क्या है, हम पेरेंट और सब्सिडरी को भी कंसीडर कर लेते हैं, और विद इन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है तो वो भी चीजें कंसीडरेबल हो जाती हैं। ठीक है। अब एक चीज मैं ये आपको डायग्राम एक सेकंड में समझाती हूँ, उससे पहले आप एक चीज समझ लो कि ट्रांसफर प्राइसिंग है क्या। ट्रांसफर प्राइस इज द प्राइस which one unit of an organization charges for a product or service supplied to the another subunit in the same organization। क्योंकि जो whole organization है वो बहुत सारे multiple सब divisions में divided होती है, और decentralized organization में एक division से दूसरे division में goods का क्या होता है, transfer होता है, और जब transfer of goods होगा तो एक price charge होगा, तो वो price charge होगा जो रिसीविंग डिवीजन है उसके लिए तो एक तरह से कॉस्ट होगी, और जो गिविंग यूनिट है उसके लिए वो क्या होगी, इनकम होगी। तो ट्रांसफर प्राइस फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स फिक्स अप कर रखे हैं तो दोनों डिवीजन की प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ए एंड बी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एबीसी, और ए उस कंट्री में ऑपरेट करी है जहाँ पे हाई टैक्स रेट है, और बी उस जगह पे ऑपरेट करी है जहाँ पे लो टैक्स रेट है। तो जो बी है जहाँ पे लो टैक्स रेट है वो ऑब्वियसली एबीसी ग्रुप को बेनिफिट करेगा। सो टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट फेवर सच प्राइसिंग, क्योंकि इससे उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसमें अगर टैक्स ट्रांसफर प्राइस हो जाए तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं टैक्स अथॉरिटीज को, इसलिए टैक्स अथॉरिटीज ज्यादा फेवर नहीं करती हैं ट्रांसफर प्राइसेस को। ठीक है। सो एबीसी वुड डायरेक्ट कंपनी ए टू सेल एट लोअर सेल बी एट अ लोअर वैल्यू, क्योंकि जो बी है वो उस कंट्री में ऑपरेट करी है जहाँ पे लोअर टैक्स वैल्यूज हैं। ठीक है। उनको तो वहीं से बेनिफिट होगा ना, टोटल कंपनी को, तो जहाँ पे लोअर टैक्स बेनिफिट्स हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग में, डिपेंड करता है कि फेयरली रिपोर्टिंग हो, डबल टैक्सेशन ना हो। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जब कंपटीशन आएगा तो उससे बेनिफिट भी होगा बट लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है। अब एक और चीज कि द आइडल वे टू डील विद द ट्रांसफर प्राइसिंग इशू इज आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है कि ट्रांजैक्शन होना कॉमन एंटिटीज में कैसे हो रहा है। सो आर्म्स लेंथ प्राइस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द ट्रांसफर प्राइस बिटवीन द टू कॉमन एंटिटीज शुड बी सिमिलर टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस हो गया कि जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है और व्हाट हैव बीन द प्राइस ऑफ गुड्स, जो अगर हम नॉन रिलेटेड कंपनीज को बेचें तो वो हो गया आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक है। अब इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग में ना एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि ट्रांसफर प्राइस फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दोनों डिविजन हैं जहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है उस गुड्स का, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखो ऑब्जेक्टिव्स, अगर तो द ट्रांसफर प्राइसिंग आर द सेम, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग अगर हम इंटरनेशनल इश्यूज को लेके चलें या फिर सिमिलर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के विद इन लेके चलें, तो मोटिवेशन ऑफ मैनेजर्स पर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके अलावा जो मैनेजर्स को इंसेंटिव्स मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उस पर इफेक्ट डालता है, और फेयरली रिवॉर्डिंग सिस्टम होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ट्रांसफर प्राइसिंग इफेक्ट डालता है। ठीक है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें, करेंसी रिस्ट्रिक्शंस, रिस्क ऑफ गवर्नमेंट सीजर, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट
मिनिमाइजिंग द टोटल इनकम टैक्सेस, मतलब जहाँ पे लोअर टैक्सेस है वहाँ पे प्रेफर करती हैं कंपनीज, और कस्टम चार्जेस वगैरह को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइजेस। एक यूनिट दूसरी यूनिट को सामान दे रही है तो किस प्राइस पे देगी। इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं कि वो किस प्राइस पे देगी। इसमें हम बेसिकली 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड है एट कॉस्ट या वेरिएंट्स ऑफ कॉस्ट, जो उसको कॉस्ट है या बहुत सारे कॉस्ट के वेरिएंट्स हैं उस पर दे सकती है। सेकंड, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर दे सकती है। थर्ड, जो वो बार्गेन करके या नेगोशिएट करके प्राइसेस फिक्स कर रही है उस पर दे सकती है। ठीक है, तो एट कॉस्ट में जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है आप डायरेक्टली उस पर भी बेच सकते हो, या फिर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उस पर सेल कर सकते हो, फुल कॉस्ट पे सेल कर सकते हो, या फुल कॉस्ट के ऊपर मार्कअप लगा के उस पे सेल कर सकते हो। तो कॉस्ट पे या कॉस्ट के वेरिएंट्स पे ट्रांसफर प्राइसिंग हो सकती है। नेक्स्ट है जो भी मार्केट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उस पर बेच सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जो मार्केट प्राइस है उसको ऑब्टेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, और ये डिफिकल्ट हो जाता है कि जो मार्केट प्राइस है आप उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो खर्चे हैं उसको एडअप कर रहे हो या नहीं। थर्ड हमारा भी आ जाता है बार्गेन या नेगोशिएटेड प्राइस। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा रिफाइनमेंट है मार्केट प्राइस मेथड का। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स कंसीडर करते हैं और जैसे भी नेगोशिएशन होता है उन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच उस प्राइस पे ट्रांसफर प्राइसिंग होती है। तो प्राइजेस ऑफ ऑल द ट्रांसफर्स वो डिटरमाइन होना चाहिए। अगर नेगोशिएशन से होता है तो प्रॉपर उनके पास चॉइस होनी चाहिए कि अगर उन्हें उस डिपार्टमेंट से नहीं मिल रहा तो वो बाहर से भी बाय कर सकते हैं आउटसाइड द कंपनी। ये ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए कि उन्हें डिपार्टमेंट के विद इन ही बाय करना है अगर नेगोशिएटेड या बार्गेन प्राइस हो रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे तो जो सेलिंग वाली है यूनिट वो तो मनमानी करेगी कि बाहर से ले नहीं सकते, हमसे ही लेना पड़ेगा। तो इस वजह से ये ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए कि उन्हें इनसाइड द कंपनी ही बाय करना है। ठीक है, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है प्राइसिंग कॉर्पोरेट सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो जो सर्विस सेक्टर है वो कैसे प्राइसिंग करता है। तो सर्विस सेक्टर में कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता जिसको स्टोर असेंबल या वैल्यूड किया जा सके। तो सर्विसेज रेंडर की जाती हैं, ना कि उन्हें वॉल्ट में हम स्टोर कर सकते हैं लाइक द गुड्स। तो सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू आउटसाइड कस्टमर एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इंटरनली मेंटेन करके रखना। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है सर्विस सेक्टर के, कि जो यूजुअली सर्विस सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव होता है और कॉस्ट यूनिट को डिफाइन अप करना डिफिकल्ट हो जाता है, और बहुत सारी कॉस्ट इनकर होती है सर्विस सेक्टर में। तो कॉस्टिंग के मेथड्स क्या हैं सर्विस सेक्टर में। तो कॉस्टिंग हो सकती है जॉब कॉस्टिंग मेथड, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, या फिर हाइब्रिड। हाइब्रिड में जॉब और प्रोसेस का हम मिक्सअप कर देते हैं, तो दैट इज हाइब्रिड कॉस्टिंग मेथड। तो बेसिकली जो मेन कॉस्ट होती है सर्विस सेक्टर में वो एक तो डायरेक्ट लेबर की होती है और बाकी सर्विस ओवरहेड्स की होती है। आई होप आपको सिलेबस क्लियर हुआ होगा। अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स हैं यू कैन पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन।